नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में संबल हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। साथ ही बीजेपी दलों के नेता पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने और मौजूदा हालातों की जानकारी लेने के लिए संबल जाना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन को संबल जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी के साथ बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संबल जा सकते हैं। धारा 163 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के 4 नेताओं का डेलीगेशन संबल जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे को लेकर संबल जिले का प्रशासन अलर्ट हो गया है। राहुल गांधी को गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अमरोहा जिले की सीमा पर ही रोकने की पूरी तैयारी है। इसको लेकर बाकायदा सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। तो विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजनों के स्वर्णिम गाथा को बताया और इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के गरिमापूर्ण इतिहास और उनकी प्रतिभा का समाज में अभूतपूर्व इतिहास पूरी दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द और भावनाओं को सम्मान देकर उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54,38,00,000 की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए, 2,53,211 बच्चों को ये स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय के पहले। ये सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाधा फंड नहीं है। सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और उस बढ़ने का ही परिणाम है। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में और वह भी 300 रुपया, 300 रुपया। और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर के इस राशि को 1,000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष, और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है। बीच का मध्यस्थ गायब, सीधे सरकार के साथ उसका तारतम्य स्थापित हुआ है। और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुष्टावस्था पेंशन हमारे पूर्व राज्यपाल से राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3,000 रुपये महीना हर कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम और लगातार इस पर कार्य हो रहा है।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 16-17 में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुल बजट दिया जाता था, वो दिया जाता था मात्र 1295 करोड़ का, और हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके अब तक किया है लगभग 2800 करोड़ रुपया, यानी लगभग 116% की इसमें वृद्धि की गई है। 16-17 में कुल 160 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित थे, जिसमें 5,19,000 छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होती थी। हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 160 करोड़ 16 लाख किया है, और इसमें अब 7,58,000 छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। ऐसे ही जितने भी छात्र छात्राएं, हमने 24-25 में एक और संशोधन किया है, क्या पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जितने भी पात्र छात्र हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को हम पेंशन छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे, और इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसका अभी हम लोगों ने 2,53,211 छात्रों को इस सुविधा से लाभान्वित किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं जो पहली बार छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए छात्र उपलब्ध प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही 10 छात्रवृत्ति का है, इसमें 16-17 में यहां पर उस समय कुल 983 करोड़ रुपए की लागत से 13,64,000 बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त करते थे। आज हम लोग इसमें 2,070 करोड़ रुपए से हम लोगों ने 19,80,000 छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ आज ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे। सेक्टर 12 स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री 3 नए कानूनों की समीक्षा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भरपूर सहयोग दिया। इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया।
हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया, तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे भरोसा है सबके सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। के लिए न्याय संहिता में एक अलग चैप्टर रखा गया है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की ओर से तीनों नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित की गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहां 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा था सरकार के सभी विभागों के सामने कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शहर का सौहार्द बिगाड़ने की खबरें सामने आई, जहां शहर के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मजार के पास छात्रों ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। इसके मद्देनजर पुलिस ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। पुलिस के अपर आयुक्त डॉक्टर एस चन्नप्पा छात्रों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन छात्रों ने उनकी बातों की एक न सुनी। भारी संख्या में जुटे छात्रों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पुलिस के लिए छात्रों को काबू करना मुश्किल हो गया। विरोध करते हुए छात्र लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जबकि पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। जब पुलिस ने छात्रों को रोका तो उन्होंने बैरिकेड हटाने की मांग की और इस दौरान पुलिस अधिकारी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे। तो वहीं संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद शुरू हुई सियासी जंग अब संसद तक पहुंच गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद भवन में इस पूरे मामले पर अपनी बात जमकर रखी। उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर संभल के मुस्लिमों ने तो धैर्य रखा, लेकिन अधिकारियों ने अपने प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। सीओ ने लोगों से गाली गलौज की, लाठीचार्ज करवाया। अखिलेश ने संभल के डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अफसरों पर हत्या का केस दर्ज किए जाने की मांग की। साथ ही ये कहा कि ये लड़ाई संभल की नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की है। गंगा के जितने साथी हैं, आपके प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे चुनाव के दिन। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी भाईचारा कैसे बने, शांति कैसे हो, विकास, खुशहाली, तरक्की कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। हमारी मांग यही है कि निर्दोष लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, और फंसाया यूं गया है क्योंकि सरकार ने कराया ये सब कुछ। सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गईं, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया, और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है, जो वहां के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खासम खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया है। अखिलेश जी, आपने अंदर कहा कि पुलिस दोषी है और याचिकाकर्ता दोषी है इस पूरे माहौल बिगाड़ने का। जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहां के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद सर्वे, जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहां सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया? सर्वे के बाद सर्वे और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की है वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूं जो पुलिस ने गाली दी हैं। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो कि किस तरह गाली दी। वो रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो। वहां पे कैलाश पर्वत है, वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूं आपको, आप भी हो सकता है चले जाएं, हम भी चले जाएं। एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खोदेंगे लोग। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संभल पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सांसद रामगोपाल यादव संभल को लेकर बरसे। रामगोपाल यादव ने कहा कि 24 नवंबर को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस तैनात कर दी गई। संभल के लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों तैनात की जा रही है। कुछ देर बाद डीएम, एसएसपी, वकील और कुछ लोग पुलिस के साथ ढोल बजाते हुए मस्जिद में घुस गए। ये संधि 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया।
24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहां के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहां जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ, ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार क्राइम कैपिटल बनती जा रही है और एक के बाद एक दिल्ली में तमाम इलाकों में आपराधिक घटनाएं सामने आती ही जा रही हैं। चाहे फायरिंग कर रंगदारी की बात हो या फिर मर्डर हो, दिल्ली में अब लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पीड़ितों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और दिल्ली में बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोल रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी आज उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पीतमपुरा की झुग्गियों में पहुंचे, जहां पर कुछ दिन पहले दो लड़के मनीष और हिमांशु पर देर रात हमला हुआ था। हमले में मनीष की मौत हो गई थी जबकि हिमांशु घायल हो गया था। पुलिस द्वारा मनीष को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं जाने पर मनीष की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर समय पर मनीष को मेडिकल सुविधा मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात को 3 बजे के करीब इस झुग्गी बस्ती के दो लड़के हिमांशु और मनीष वो जागरण के बाद अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचे ही थे, घर की गेट के बाहर कि अचानक 7-8 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। उनमें से मनीष को इतनी बार चाकुओं से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मुझे बताया गया कि मनीष भी काफी समय तक मनीष की सांसें चल रही थी। पुलिस मनीष को टाइम पे अस्पताल नहीं लेके गई और उसको टाइम के ऊपर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अगर समय पे मेडिकल सुविधा मिल गई होती तो आज मनीष की मौत नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि इसमें जो चश्मदीद गवाह है हिमांशु, उसका स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया है। एफआईआर के अंदर जो स्टेटमेंट हिमांशु का लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि वो झूठा स्टेटमेंट है। वो हिमांशु का स्टेटमेंट। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने किसान आंदोलन पर कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में किसान सबसे ज्यादा दुखी हैं। किसानों का हित सर्वोपरि। हमारा देश किसानों का देश है। जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। किसानों के हित सर्वोपरि है। हमारा देश किसानों का देश है और जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। हमारे नेता दुनिया में नहीं है। किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि तो सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सनातन एकता यात्रा ललितपुर से शुरू होकर सनातन एकता यात्रा बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, महोबा और मौरानीपुर होते हुए सोमवार को झांसी पहुंची, जहां कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। नगर भ्रमण के दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और यात्रा मुक्ताकाशी मंच पर समापन कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। आध्यात्मिक यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं सनातन संस्कृति संघ की अध्यक्षता हरप्रिया भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमारा धर्म हमें न केवल मानवता की सेवा सिखाता है बल्कि आत्मिक शांति और सामाजिक एकता का मार्ग भी दिखाता है। हमने यही संदेश दिया है कि जाति, वर्ण, धर्म से ऊपर उठकर हम सबको एक होना है और एकजुट रहना है। हमें किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक षड्यंत्रों में नहीं आना है। हमें श्रद्धा, शांति और शौर्य जो सनातन की 3 विशेषताएं हैं उनको अपनाना है अपने जीवन में
और जाति को अपने मन से एकदम निकाल देना है, मन भेद नहीं रखना है। जी, मुहूर्त अच्छा होगा 29 तारीख का, इसीलिए उनकी समाप्ति हुई, हमारी शुरू हुई। और मुझे लगता है सनातन एकता यात्रा ये जिस उद्देश्य की जाती है या जैसा ये यात्रा है, तो ये प्रवाह चलता रहना चाहिए। किसी की समाप्त होती है, कोई शुरू करता है। सारे सनातनी बहन भाई अपने अपने क्षमता अनुसार सहयोग कर रहे हैं और अपनी योग्यता अनुसार उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।